अब खबरें विस्तार के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील के बावजूद ईरान इजरायल के बीच सीजफायर को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। खबरों के मुताबिक ट्रंप के ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम के दावे के बाद ईरान ने इजरायल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इजरायल के रिहायशी शहर बेशेरवा पर मिसाइलें दागी, जिसके बाद बेशेरवा शहर में चारों तरफ तबाही देखने को मिली है। कई इमारतें खंडर में तब्दील हो गई हैं। हमले में 13 इजरायली लोगों के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। इधर ईरान के हमले के बाद इजरायल ने भी ऐलान कर दिया है कि वह तेहरान को छोड़ेगा नहीं। ईरान इजरायल युद्ध को लेकर सुबह से क्या चल रहा है, इसका पूरा हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी हॉर्मास फटाकिया। देखिए, कुछ बातें साफ़ करनी थोड़ी सी ज़रूरी है कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये बात तो साफ़ है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ये बयान आया है कि ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए इजरायल पर मिसाइलें दागी है, जबकि ईरान ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि हमने ऐसी कोई मिसाइलें दागी नहीं है। और ईरान ने इजरायल के जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने भी ये साफ कहा है कि उन्होंने IDF को ये आदेश दिए है कि वो करारा जवाब दे ईरान को। ये बात निकल कर आई है। मगर साफ करने वाली बात ये है कि ईरान की स्टेट टीवी ने कहा है कि युद्ध विराम के बाद इजरायल की तरफ कोई मिसाइलें नहीं दागी गई है। मगर दूसरी बात एक साफ करने वाली ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह जब युद्ध विराम का ऐलान किया था, तो साथ में उन्होंने ये लिखा था कि ईरान का युद्ध विराम 12 घंटे बाद शुरू होगा और इजरायल का युद्ध विराम जो है वो 24 घंटे बाद शुरू होगा। इसके बावजूद जो है इजरायल ये शिकायत कर रहा है कि इस युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को ये पोस्ट डाले हुए ही कुछ घंटे हुए हैं। अब उससे कुछ देर पहले ही इजरायल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उनका बयान था कि वो डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका जो ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल्सों को नष्ट करने का जो प्रयास था वो सफल हुआ है। उनका जो सारा मकसद था वो सारे उस मकसद में वो कामयाब हुए हैं। इस वजह से वो सीज फायर के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दे रहे हैं। और उन्होंने साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद भी किया उनके सहयोग के लिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसका उल्लंघन किया गया तो उसे और उसी तरह से जवाब भी दिया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज सुबह ये ऐलान किया था, तो साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि अब सीज फायर लागू हो गया है, अब इसे ना तोड़ा जाए। मगर बावजूद इसके सुबह से ये खबरें चल रही थी कि दोनों तरफ से मिसाइलें जो है दागी जा रही है, इजरायल और ईरान दोनों की तरफ से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही हमले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ईरान और इजरायल दोनों ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। उन्होंने खास तौर पर इजरायल की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मुझे पसंद नहीं आया कि इजरायल ने संघर्ष विराम पर सहमति जताने के बाद तुरंत हमला कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान कभी भी अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वो ईरान से खुश नहीं है, लेकिन इजरायल से बहुत नाखुश हैं। I don't think so, but I'm not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. Ridiculous. Only you and Iran at the ceasefire side. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत इजरायल में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना के C-17 विमान से अब तक 2 जत्थे दिल्ली पहुंच चुके हैं। पहले जत्थे में 161 और दूसरे जत्थे में 165 भारतीय नागरिक शामिल रहे। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत इजरायल में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना के C-17 विमान से अब तक 2 जत्थे दिल्ली पहुंच चुके हैं। पहले जत्थे में 161 और दूसरे जत्थे में 165 भारतीय नागरिक शामिल रहे। जंग के बादलों के बीच जब हालात बेकाबू हो रहे थे, तब भारत ने एक बार फिर साबित किया कि वो अपने हर नागरिक के साथ खड़ा है। भारत सरकार ऑपरेशन सिंधु के जरिए युद्ध क्षेत्र में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। हमें काफी भरोसा था कि हम आ जाएंगे अगर सिचुएशन ज्यादा एस्केलेट होता है तो थैंक्स टू इंडिया गवर्नमेंट दे ब्रिंग बैक होम। इजराइल से हम यहाँ आए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी
गवर्नमेंट का। आप देख ही रहे होंगे कितनी तीव्रता से ये मिशन सिंधु चलाया गया और आभार व्यक्त करते हैं। 161 लोगों को लेकर लौटा पहला जत्था दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, जिसके स्वागत के लिए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पावित्रा मार्गेरिटा एयरपोर्ट पहुंचे और उनका स्वागत किया। Happy to receive the first batch of 161 Indian nationals evacuated from Israel. This is the first batch from Israel who has just arrived safely from Tel Aviv. Bhaiya, Jordan, they are coming straight from Jordan. तो वहीं 165 लोगों को लेकर दूसरी फ्लाइट दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंची, जहां केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने लोगों को रिसीव किया। Today the second aircraft from Israel came here. Almost 165 passengers are landed here. We welcome to them. ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत ने एक बार फिर से दिखा दिया कि जब भी संकट आता है तो वो सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मददगार बनकर खड़ा होता है। भारतीय वायुसेना ने इस मिशन को युद्ध स्तर पर अंजाम दिया है। इंडियन एयरफोर्स ने साफ कहा कि जब भी देश या विदेश में जरूरत पड़ती है, वो हमेशा पहले जवाब देने वालों में होती है। यह ऑपरेशन भारत की मानवीय और वैश्विक जिम्मेदारी का सशक्त प्रतीक है। इजरायल ईरान युद्ध में ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान कर दिया, लेकिन क्या इससे जंग थम जाएगी? 12 दिनों के युद्ध का आखिर क्या रिजल्ट रहा? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। इजरायल ईरान थमा तूफान, शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ। कच्चे तेल की कीमतों में आज काफी गिरावट आई। ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर के ऐलान के बाद कच्चे तेल धड़ाम हो गया है। इसमें पहले कच्चा तेल 5 महीने के टॉप पर पहुंच गया था, जिससे भारत समेत पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया था। खबर पर और डिटेल्स के साथ है हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। तो मनीषा, अब जबकि एक सीजफायर का ऐलान हुआ है और हम देख रहे हैं कि ब्रेंट ऑलमोस्ट $70 के नीचे कारोबार कर रहा है, क्या ये अब माने कि यहाँ पर जो भी तेजी थी अब वो दोबारा देखने को नहीं मिलेगी? जी हाँ, कल की 7% की गिरावट के बाद कच्चे तेल में आज अगर एशिया और यूरोप मार्केट्स की बात की जाए तो करीबन 3 से 4% की गिरावट फिलहाल भी देखने को मिल रही है। और कल के हाई से अगर देखें तो 14% तक कच्चा तेल यहाँ पर गिर चुका है। और इस गिरावट के साथ कच्चा तेल 2 हफ्ते के लोज पर है और वो ठीक वहीं पहुँच गया है जहाँ पर ईरान इजराइल वॉर से पहले कच्चा तेल कारोबार कर रहा था। जिस तरह की स्टेटमेंट यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से आई कि सीज फायर ऐलान किया जाता है इजराइल और ईरान के बीच में, और उसके बाद दोनों ही कंट्री से ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स आई। अभी भी फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि एक आधी कोई मिसाइल इस कंट्री में या उस कंट्री में जा रही है। उसके बावजूद भी हमने देखा है कि कच्चे तेल में गिरावट का ही रुख है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि इवन एज ईरान ने रिटालिएटरी यहाँ पर कतर में यूएस बेस को अपना निशाना बनाया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई बहुत बड़े डैमेज और कैजुअलिटीज़ की खबर नहीं आई, तो बाजार ने समझा है कि वो एक सिंबॉलिक चीज़ है। तीसरी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एज ऑफ नाउ ये लगता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद करने की बात की जा रही थी, जो एक बहुत ही क्रिटिकल एक वर्स्ट केस सिनारियो बन सकता था, वहाँ से भी हमने कोई और खबर आते हुए नहीं देखी, तो बाजार ने उसको भी एज ऑफ नाउ फैक्टर आउट कर दिया है। मोर इम्पॉर्टेंटली अब यहाँ पर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस कहने लगे हैं कि कच्चे तेल के भावों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। हमने सिटी जैसे बैंक्स को यहाँ पर इवन लोअर टारगेट्स की बात करते हुए सुना है कि यहाँ पर मार्केट्स शायद 65-55 तक के लेवल्स भी दिखा सकती हैं। साथ ही साथ ओपेक और एलाइज यहाँ पर आगे प्रोडक्शन बढ़ाते रहेंगे, और जिस तरह की स्थिति हमने यहाँ पर वेस्ट एशिया में बनते हुए देखी, उसी बीच IEA का एक बयान आया कि उनके पास 1.2 बिलियन बैरल्स कच्चा तेल एज एन इमरजेंसी स्टोरेज है, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको डिप्लॉय किया जाएगा। तो काफ़ी सारी जिस तरह की स्टेटमेंट्स और जिस तरह की हैपनिंग हमने ऑन ग्राउंड होते हुए देखी हैं, एज ऑफ नाउ कच्चे तेल में प्रेशर बरकरार है। जी शुक्रिया मनीषा। इधर शुरुआती तेजी के बाद आज बाजार में ऊपरी स्तर से गिरावट रही। सेंसेक्स निफ्टी ने ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 158 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 72 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बढ़त दिखी है। आज डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल।
तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन अगर ग्लोबल लेवल पे समझा जाए तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे जो कमेंट्री की थी कि दोनों ही देशों के बीच में सीज फायर की जाए, उसके बाद बाजार ने जिस तरीके की चाल पकड़ी है, इंडियन मार्केट ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर हम बात करें ONGC की और जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, वहाँ पे भी हमें एक अच्छे खासा मोमेंटम आज के सत्र में देखने को मिला है, बिकॉज जो कच्चे तेल का दाम है वो हमें $70 के नीचे आता हुआ नजर आया है। इसके अलावा देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। देखिए अडानी पोर्ट्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है क्योंकि ये न्यूज़ फ्लो में भी बना हुआ था। साथ में जियो फाइनेंशियल में करीब 3% का इजाफा देखने को मिला है। ग्रासिम इंडस्ट्री करीबन 2% की मजबूती के साथ बंद हुए हैं। श्रीराम फाइनेंस में भी करीबन 2% का इजाफा देखने को मिला है। इनफैक्ट आज ऑटो शेयर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम था। बैंकिंग शेयर में भी अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली थी। गिरने वाले शेयर्स देख लेते हैं ONGC, बिकॉज सीधा सीधा जो क्रूड का रिफ्लेक्शन है यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। करीबन 3% की गिरावट। पावर ग्रिड की बात करी जाए तो 0.25% की कमजोरी यहाँ पे देखने को मिली है। ट्रेंड में आज एक हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। कल के सत्र में तेजी थी और आज यहाँ पे मुनाफा वसूली है। और इंडसइंड बैंक आज हमें बेयर साइड में आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो दिग्गज बैंकिंग शेयर है वहाँ पे हमने देखा है कि बुल्स को जो है अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है। अब बात कर लेते हैं कि मिड कैप का मोमेंटम कैसा रहा है। देखिए डिलीवरी में अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले हैं, करीबन 5% के। L&T फाइनेंस की बात करी जाए तो 4% का करीब इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है। ऑब्राय रियलिटी में 4.25% और सेल भी करीबन 3.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। लोअर पॉकेट में KPIT टेक खबरों में बना हुआ था, जिसके बाद 6% की गिरावट। ऑयल इंडिया में 6% की गिरावट। क्रूड का सीधा रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। भारत डायनेमिक्स इनफैक्ट पूरे ही डिफेंस सेक्टर में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही थी। और कोचिन शिपयार्ड की भी बात करी जाए तो 3% की लोअर साइड हमें यहां पे देखने को मिला है। इजराइल ईरान के बीच युद्ध विराम की खबरों से सोने चांदी की कीमतों में भी दबाव दिखा। सोना 2 हफ्ते के निचले स्तर पर चला गया, वहीं चांदी का रंग भी उड़ा हुआ दिख रहा है। डिटेल्स दे रही है मनीषा गुप्ता। वेल एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि जो ऑल टाइम हाइज हमने सोने में बनते हुए देखने थे वो शायद हम यहाँ पर बना चुके हैं। वेल आपको याद दिला दें कि रशिया यूक्रेन का वॉर जारी है। हमने काफ़ी हद तक यहाँ पर इजराइल गाज़ा में भी ये चिंताएं देखी। उसके बाद यहाँ पर टैरिफ्स आया, फिर मार्केट्स को ये लगने लगा कि आगे जाकर इंटरेस्ट रेट कटौती भी होगी और ये सारी की सारी चीज़ें फेवरेबल थी सोने और चांदी के लिए, स्पेशली सोने के लिए। और हमने $3,500 अनाउंस के ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे। पिछले साल पूरे साल 28% की तेज़ी थी। इस साल में हमने 28% की तेज़ी इस साल के पहले 4 महीने में ही आते हुए देखी। तो ये कहा जा सकता है कि सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ पर बाजार में फैक्टर्ड इन थी। अब पिछले अगर 2-3 दिन की बात की जाए तो यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस थे, लेकिन हमने वो पैसा भी सोने में से निकल के क्रूड में जाकर उसे प्ले करते हुए देखा, तो गोल्ड को उसका फायदा भी यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आया। यहाँ से भी जानकारों का मानना है कि सोने में करीबन $100 का प्रीमियम अभी भी यहाँ पर जारी है। अगर चीज़ें थोड़ी सी और सॉर्ट हो जाती हैं, यानी कि जैसे कि न्यूक्लियर डील यहाँ पर हो जाती है US ईरान के बीच में, तो कुछ और मुनाफा वसूली आप यहाँ पर सोने में आता हुआ देख पाएंगे। तो जहाँ तक गोल्ड की बात है, पहले इस साल के टारगेट्स या इस साल की रेंजेस जो हैं अब मानी जा रही है कि 2800 लोअर साइड में, 3600 हायर साइड में सोना यहाँ पर कारोबार करेगा। बहुत ज़ोरदार तेज़ी शायद अब इस साल में देखने को ना मिले, लेकिन लोग डेफिनेटली यहाँ पर चांदी पर ज़्यादा बेट करने को तैयार हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल मार्केट्स में तेजी की एक्सपेक्टेशन है। रेट्स कट का फायदा हम मेटल्स में आता हुआ देखेंगे। US डिमांड, चाइनीज डिमांड थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आई है। ऑफ कोर्स आगे जाकर टैरिफ्स कैसे रहते हैं उसको भी देखना होगा, लेकिन अगर आप जानकारों को पूछें तो गोल्ड और सिल्वर में कहाँ निवेश करेंगे, तो आई थिंक 80 to 90% आपको चांदी बोलेंगे। अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक जुलाई से ट्रेन के किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। AC और नॉन AC दोनों क्लासेस के लिए किराया बढ़ सकता है। ज़्यादा डिटेल्स के साथ हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। दीपाली, कितना किराया बढ़ सकता है और कब से लागू होगा? जी देखिए, अगले महीने यानी कि जुलाई के महीने से आपका रेल सफर महंगा होने जा रहा है। रेल मंत्रालय ने इस लिहाज से तैयारी पूरी कर ली है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि AC और नॉन AC दोनों श्रेणी में किराया बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले अगर मैं AC क्लास की बात करूं तो 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाती हूं। अगर आप राजधानी दिल्ली से मुंबई तक का सफर करते हैं, जो कि करीब 1200 किलोमीटर का है, तो अगर आप AC क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको 24 रुपए ज्यादा किराया देना होगा। वहीं अगर मैं नॉन AC की बात करूं
दिल्ली से मुंबई अगर आप 1200 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं तो नॉन एसी क्लास में आपको 12 रुपए ज्यादा किराया प्रति पैसेंजर देना होगा। साथ ही साथ जो ऑर्डिनरी सेकंड क्लास है इसमें भी आधा पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि यहाँ पर ये साफ किया गया है कि अगर आप इस क्लास में 500 किलोमीटर तक का सफर करते हैं तो कोई भी किराया आपके लिए बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। 500 किलोमीटर से आगे का सफर तय करते हैं तो आधा पैसा प्रति किलोमीटर आपको जो ऑर्डिनरी सेकंड क्लास है इसमें भी देना होगा। रेल मंत्रालय साफी सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि जो सबअर्बन रूट है या फिर जो मंथली सीजन टिकट बनता है उसमें भी कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई से बढ़ी हुई कीमतें लागू होंगी। रेलवे सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि रेलवे के मुताबिक ये जो बढ़ोतरी की जा रही है काफी नॉमिनल है और कोशिश यही रहेगी कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जा सके। जी शुक्रिया। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए कुछ और खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने दुनिया को आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस का संदेश दिया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग भारत को नुकसान पहुंचाएंगे उनके लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सेना ने मेड इन इंडिया हथियारों की मदद से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। गुजरात में मानसून मुसीबत बनकर बरस रहा है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात है। सूरत पर बारिश का सबसे ज्यादा असर है। सूरत की तस्वीरें परेशान करने वाली है। शहर के लगभग हर इलाके में घुटनों तक पानी भरा हुआ है और सड़कें पानी से लबालब। पानी भरने के कारण सड़कों पर लंबे जाम हैं और कई सड़कों को बंद करना पड़ा है। मौसम विभाग ने 28 जून तक गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। अमरेली, भावनगर, नवसारी, वलसाड़, वडोदरा, आणंद, भरूच और पंचमहल जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो क्या है सूरत के हाल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कीर्तेश पटेल। पिछले 2 दिनों से सूरत और खास करके गुजरात के सूरत में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। बीते दिन की बात की जाए तो बारिश के पानी बढ़ने से सूरत बिगड़ गई थी, मगर दूसरे दिन लगातार बारिश हो रही है और खास करके सूरत ग्रामीण इलाके में हुई बारिश के चलते सूरत के मध्य में से पसार होने वाली खाड़ियां ओवरफ्लो हुई है, जिसके चलते रास्ते पानी में तब्दील हो चुके हैं। दृश्य देख सकते हैं आप, सूरत नेशनल हाईवे 48 से सूरत शहर में जाने वाला कोस्टल रोड है, कड़ोदरा रोड है, वो पूरे रोड पे पानी भर गया है, जिसके चलते सभी वाहन पानी के अंदर से पसार होने के लिए मजबूर है। हालांकि पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है कि जाना सुरक्षित नहीं है, पर लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। लगातार इस पानी में से पास हो रहे हैं। जिस तरह से खाड़िया ओवरफ्लो इसकी, जिसके चलते सनिया, अहमद हो, कुंभारिया हो, लिंबायत हो, गुड़ादर हो, सभी इलाके प्रभावित देखने को मिल रहे हैं। मतलब पहले दिन बारिश के चलते सूरत की सूरत बिगड़ी थी और दूसरे दिन सूरत के बीच में से पसार होने वाली खाड़ियां ओवरफ्लो होने के चलते सूरत की हालत बिगड़ी हुई देखने को मिल रही है। गुजरात के अलावा देश के कई राज्यों में भारी बारिश से हाल बेहाल है। मानसून ने महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा में जमकर कहर बरपाया है। मौसम विभाग ने राजस्थान में 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 23 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इधर चूरू में एक जर्जर हवेली का छज्जा गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए भारी बारिश की चेतावनी है। मध्य प्रदेश में भी अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। ओडिशा के 50 गांवों में बाढ़ की स्थिति है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच सकता है।
भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम 4 कल यानी 25 जून को लॉन्च होगा। भारतीय समय के मुताबिक कल दोपहर 12 बजे इसकी लॉन्चिंग संभव है। अगर यह तय वक्त पर लॉन्च होता है तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ इसकी डॉकिंग 26 जून को शाम 4:30 बजे होगी। इसकी जानकारी नासा ने दी है। बता दें कि शुभांशु ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। इससे पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। सलमान खान को न्यूरोलॉजी से जुड़ी 3 बड़ी बीमारियां हैं। सेरेब्रल एन्यूरिज्म, आर्टीरियोवेनस मालफॉर्मेशन यानी AVM और ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। ये तीनों ऐसी बीमारियां हैं जो मरीज की जिंदगी बदल देती हैं, लेकिन इनका पता लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। इन्हीं के बारे में आज बात होने जा रही है कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। भाईजान पर भारी कौन सी बीमारी?